हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें, वो ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सीटेट प्राइमरी में नहीं आते थे, पर लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वजह से हम ये वाली प्रैक्टिस सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं चाहती हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ उसके साथ में। तो आप लोगों से हम इतना ही कहेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट है हमारा, इसमें तो 61 नंबर पड़ा हुआ है, पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड लेफ्ट अ डे या टू द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप्स फर्स्ट इज इन ऑप्शन। इसमें कहा गया है कि जो साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, मतलब जो हम लोग चने या मूंग को भिगोते हैं और फिर उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, भिगोकर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, तो उसमें से जो अंकुरित होता है वो क्या होता है? तना होता है या पत्ती होता है या जड़ होता है या फल होता है? तो ये तना नहीं होता है, ना ही पत्ती होती है, फल तो होता ही नहीं है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, जड़ होता है। जड़ है तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद dilute iodine solution gives which of the following color। इसमें कहा गया है कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? जो स्टार्च होता है, स्टार्च हमारा मांड जिसे बोलते हैं, उसको जांचने के लिए जो आयोडीन के हल्के घोल के परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो वो हमारा जो रंग है, जब परीक्षण किया जाता है घोल के, वो नीला और काला रंग देता है। कौन सा रंग देता है? नीला और काला रंग देता है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि वेरी वेरी डिजीज है, डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। इसमें कहा गया है कि ये जो बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इसमें जो विटामिन के बारे में दिया गया है, आप लोगों को हम ये पूरी विटामिन एक वीडियो में बताकर सभी पढ़ा देंगे, उसमें सभी विटामिन के बारे में होगा। तो इसमें विटामिन B की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और वेरी वेरी पेन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट। कहा गया है कि जो पटसन है, जो जूट होती है, जूट का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? उनसे पूछा गया है कि ये जो पटसन का जो रेशा है, पटसन के पौधे से तो प्राप्त होता है, पर ये किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हमें जो है
तने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूट हमें तने से प्राप्त होती है, पटसन के पौधे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट। इनमें से कहा गया है निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो मूली नहीं है, या शकरकंदी नहीं है, या टोपियोका नहीं है। तो इसमें से जो जड़ हैं, ये मूली, शकरकंदी और टोपियोका जो है ये जड़ हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये जड़ है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? जो आलू है हमारा, आलू ये जड़ नहीं है। आलू क्या नहीं है? आलू जड़ नहीं है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो मूली जड़ होती है, शकरकंदी जड़ होती है, टोपियोका जड़ होता है, आलू जड़ नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है। तो इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? इसमें पूछा गया है कि जो निम्न में से जो परजीवी पौधा है वो कौन सा पौधा परजीवी है। तो ये जो हमारी जो अमरबेल है ये परजीवी होती है। ये परजीवी इसलिए होती है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, ये दूसरे पौधे पर डिपेंड करती है, उसी से दूसरे पौधे पर ये फैली हुई होती है, तो उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए ये परजीवी पौधा है। अमरबेल परजीवी पौधा है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीड्स आर डिस्पेस्ड बाय एनिमल्स। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। मतलब किसके बीज जो हैं वो पशुओं के द्वारा फैलते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। सहजन के, या मैपल के, या ओक के, या आम के। जो पशुओं द्वारा जो बीज हैं वो आम के बीज फैलते हैं। वैसे जो सहजन है इसके हवा के द्वारा फैलते हैं, हवा से। इन सबके क्या होते हैं? हवा के द्वारा ही फैलते हैं। हवा के द्वारा फैलते हैं। और आम है, आम के पशुओं या पक्षियों के द्वारा इनके जो बीज हैं वो फैलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज कोटिलेडन्स। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं। निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं। तो इसमें पहले कहा गया है कि बीज आवरण को, भ्रूण को, बीज पत्ती को, या बीजांड द्वार को। तो इसमें जो बीज पत्ती है, जो बीज पत्र है वो बीज पत्ती को कहते हैं। किसको कहते हैं? बीज पत्ती को। क्योंकि बीज पत्ती को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अंकुरण होता है ना, अंकुरण के दौरान ये जो बीज है वो पत्ती की तरह कार्य करते हैं। उनके जो हमारी जो पत्तियाँ होती हैं वो भोजन बनाती हैं, तो इसमें क्या है? बीज भोजन बनाते हैं, तो इस वजह से इसको बीज पत्ती, बीजांड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट फ्रॉम रूट नोड्यूल्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट। तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है
बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, तो वो जो है वो है तुलसी। इसमें क्या होती है, बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लीफ इज टर्म्ड एज। इसमें कहा गया है कि जो पत्ती में सिराओं और छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्ती में जो सिरा और छोटी सिरा होती हैं, पत्ती होती है, पत्ती उसमें क्या होता है, सिरा और छोटी, ये सिरा होती है, ये सिराएं, और इसमें जो छोटी छोटी सिराएं होती हैं, छोटी छोटी सिराएं, तो इसको मतलब इस व्यवस्था के नाम को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था के नाम को क्या कहते हैं, इसे सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं इनमें सिरा और जो छोटी छोटी सिराएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बताया निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला नहीं है, लकड़ी नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन बताया गया है कि जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है हमारा। कौन सा, लकड़ी नहीं है। ये सब जो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कोयला, ये खनिजों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं, ये सीमित मात्रा में है। किसमें है, सीमित मात्रा में है। तो केवल जो लकड़ी है ये हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है, और ये सब सीमित मात्रा में है। सब ये जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। लकड़ी हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत पूछा गया है। तो इसमें है कि सौर ऊर्जा है, या ज्वार भाटा है, या भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा है, या जीवाश्म ईंधन है। तो हमारा जो परंपरागत स्रोत है वो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के बारे में आपने अभी बताया था, जो चीज़ मतलब सीमित होती है, सीमित मात्रा में है ये हमारे पृथ्वी पर, तो ये जीवाश्म ईंधन है। और इसमें कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें आती हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, बायोमास है, प्राकृतिक गैस है, बिजली है, ये सब जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो ये परंपरागत स्रोत हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। इसमें कहा गया है जो पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। जो पौधे के जो ऊपरी भाग से जो वाष्प निकलती है, तो उस जल की क्षति को क्या कहते हैं, उस जल की क्षति को कहते हैं ना तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ना ही वृद्धि, ना ही श्वसन उसे, क्योंकि वाष्प का उत्सर्जन होता है तो उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में एप्पल ए मेडिकल प्लांट इज ओनली फाउंड इन हायर एल्टीट्यूडनल रीजन्स दिस प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज। इसमें कहा गया है कि जो हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें। तो इसमें कहा गया है जो हिमालय में जो एप्पल है ये मतलब कि एक ऐसा औषधीय पौधा है जो विलुप्त होने वाला है, जिसे बोलते हैं विलुप्त। तो जो विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त होती जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे संकट संपन्न बोलते हैं। या तो विलुप्त बोलें या फिर संकट संपन्न बोलते हैं, जो चीज़ें विलुप्त होती जाती हैं। तो हिमालय में एप्पल संकट संपन्न समूह में रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द प्लेनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इज आवर सोलर सिस्टम इज, कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। तो जो पृथ्वी से छोटा जो ग्रह है हमारा वो कौन सा है, वो बुध है। पृथ्वी से छोटा बुध है।
तो हमारे जो मतलब जो सबसे छोटा जो ग्रह है ये बुध क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे छोटा, सबसे छोटा। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और जो हमारे जो क्रम है ग्रह के छोटे से बड़े की ओर, पहले बुध है, फिर मंगल है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। करो। ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो ये क्रम जो दिया गया, ये क्रम हमारा यही है, लेकिन इस क्रम के हिसाब से इसमें होना चाहिए था कि जैसे इसमें पृथ्वी से छोटा शुक्र है और शुक्र से मंगल, मंगल से बुध, तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, बुध और मंगल, शुक्र नहीं दिया गया है, तो इसमें मंगल होना चाहिए था। पर जो ऑफिशियल जो बता रहे हैं वो बुध बता रहे हैं। तो इसके बारे में अब पता नहीं उन लोगों ने किस हिसाब से बताया है, तो बुध ही बता रहे हैं। वैसे इसमें मंगल होना चाहिए था क्रम के हिसाब से। आप लोग इस क्रम को ध्यान में रखें, फिर उसके बाद में ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे आप लोग देख लें। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एज पर NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल। इसमें कहा गया है कि NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, या बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, या प्राथमिक स्तर पर EVS की सीखने के वर्णन के महत्व पर जोर देना, या वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्यायन करना। तो इसमें दिया गया है कि जो ये कौन सा होना चाहिए, तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो हम देखेंगे। तो इसमें जो लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, यानी जिसमें हास्यकरण या लिंग संबंधी को अलग रखने की बात की जाती है उसकी समालोचना करना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 76 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर EVS की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। तो इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण ऑप्शन ए है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, या बच्चा अपने पर्यावरण
को एक संपूर्ण रूप में देखता है। नंबर सी, यह थीम पर आधारित है। इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है कि इसमें विज्ञान सामाजिक तथा उप विषय शामिल हैं, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है हमारा कि सामाजिक अवधारणाओं मुद्दों का एकीकरण यह थीम पर आधारित है, संपूर्ण रूप में देखता है, तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो हमारा इस सेकंड ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ईवीएस लर्निंग। इसमें कहा गया है कि निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। अनुभव द्वारा सीखना या मूर्त से अमूर्त की ओर सीखना, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। तो ईवीएस में हम अनुभव द्वारा भी सीखते हैं, मूर्त से अमूर्त सीखते हैं। पहले हम जो सामने चीज़ें हैं उनके बारे में सीखते हैं, जो हमारे सामने नहीं फिर उनके सीखते हैं। ज्ञात से अज्ञात, जो जानकारी है पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर जो नहीं जानते हैं उसके बारे में जानते हैं। ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप है। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी डी ये सही हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन में ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारी ईवीएस सिलेबस, ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। तो इसमें से जो हमारा थीम है, हमारी जो 6 थीम है, कितनी थीम है, 6 थीम है और 4 उप थीम है, 4 उप थीम है। 6 थीम है और 4 उप थीम है। तो 6 थीम जो हैं वो है परिवार और मित्र, परिवार व मित्र, और परिवार व मित्र में ही आता है आपसी संबंध, आपसी संबंध, आपसी संबंध। दूसरा है काम और खेल, काम व खेल। फिर तीसरी है ये परिवार और मित्र में ये थीम है, उप थीम है। परिवार व मित्र ये थीम है और इसमें उप थीम है जानवर, और पौधे, और पौधे। ये 4 उप थीम है, जानवर, आपसी संबंध, काम व खेल और पौधे। और परिवार व मित्र थीम है, एक ये थीम है। और दूसरी थीम है भोजन, भोजन। और तीसरी थीम है पानी, पानी। और चौथी थीम है आवास, और 5वीं थीम है यात्रा। और हमारी जो 6वीं थीम है वो ये है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये जो काम और खेल कूद ये उप थीम हो गई, जानवर हमारी उप थीम हो गई, पेड़ पौधे उप थीम हो गई। तो ये जो हमारी है ये थीम है, क्योंकि परिवार व मित्र एक थीम है, दूसरी भोजन है, तीसरी पानी है, चौथी आवास है, और 5वीं यात्रा है, और 6वीं चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये क्या है, थीम है। परिवार व मित्र के अंदर ये पौधे, जानवर, आपसी संबंध और काम व खेल ये क्या है, ये उप थीम है। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है, आप लोग याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता इन स्पेस। कहा गया है सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक्स ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन। इसमें कहा गया है
कि ये जो एनसीईआरटी की जो ईबीएस की पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। इसमें एक चैप्टर है अंतरिक्ष में सुनीता, तो ये पूछा गया है ये किससे आधारित है। तो इसमें जो वास्तविक लोग व उनके अनुभव हैं, रोज़मर्रा की चुनौतियां नहीं है, ना ही असल जीवन की घटनाएं हैं और वास्तविक स्थान भी नहीं है। इसमें वास्तविक लोग और उनके अनुभव हैं। जो अंतरिक्ष में सुनीता के बारे में बताया गया है ये क्या है, वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर आधारित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है उससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्रोप्रिएट suggested resource for addressing the issue of spoilage and wastage of food। इसमें कहा गया है कि जो खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। तो इसमें परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। इस विषय पर श्रव्य दृश्य सामग्री का तो इसमें कोई काम नहीं है, ना ही व्याख्या और विचार विमर्श, सोच से हाई जोड़ा साझा नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि परिवार के अनुभवों और पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं खाद्य परीक्षण से संबंधित वो व्यक्ति के साथ साझा करना। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईवीएस अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलाइनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर। इसमें कहा गया है कि ईबीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। ईबीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। तो इसमें प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण या प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा स्वच्छता अभियान किसके द्वारा चलाया जा सकता है। तो इसमें प्रयोगात्मक कार्य नहीं होगा, ना ही क्षेत्र भ्रमण का कोई काम नहीं है, प्रदत्त कार्य भी नहीं। इसमें जो प्रोजेक्ट कार्य होता है, परियोजना कार्य, तो स्वच्छता अभियान इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो है समूह द्वारा कार्य करते हैं और उसमें सबके साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन चैप्टर 15 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ ईवीएस क्लास 5th ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन was used। the major objective of in this story is to develop the। तो इसमें कहा गया है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की ईबीएस की अध्याय 5 कक्षा 5 में जो हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की ईबीएस की, उसके 15 चैप्टर में और कक्षा 5 की बुक है ये में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। तो ये कहानी मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो ये किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। जल चक्र के प्रत्यय का या संघनन की प्रक्रिया या प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ या छात्रों की रुचियाँ। तो इसमें जल चक्र के प्रत्यय का संबंध नहीं है, ना ही संघनन से है। ये एक चैप्टर जो है उसमें ये सांस लेने और छोड़ने की बात है। इसमें कुछ 2 लोग होते हैं, शायद वो सर्दियों में उसी से फूंकते हैं, तो बोलता है हाथ को गर्म कर लें। उसके बाद में आग जलाने में भी फूंक का काम करता है। तो इसमें ये सांस लेने छोड़ने की क्रिया को उसी से ठंडा उसी गर्म से बताया गया है। तो इसलिए सांस लेने छोड़ने की क्रिया की समझ है इसमें। तो ये हमारा जो 83 है क्वेश्चन, उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the most appropriate objective of conducted formative assessment
इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू ऑप्शन। इसमें कहा गया कि ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। मतलब रचनात्मक जो मूल्यांकन है उसका संचालन करने का उपयुक्त उद्देश्य क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना या विद्यार्थियों के अनुसार प्रगति का आकलन नहीं होगा और अंक श्रेणी भी नहीं होगी, अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है कि गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। तो हमारा 84 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर ऑफ EVS always keeps a small diary and pen with him and observe day to day significant and interesting behavior of his students teacher is using। इसमें कहा गया है कि EVS का शिक्षक है एक EVS का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी एक कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है, शिक्षक प्रयोग करता है। EVS का जो शिक्षक है सदैव अपने पास एक डायरी एक कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण के दिलचस्प व्यवहार को अवलोकन करता है। तो शिक्षक मतलब किस विधि को प्रयोग कर रहा है, तो इसमें कहा गया है कि दृष्टांत वर्णन या पोर्टफोलियो या क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल नहीं होगी, ना ही जांच सूची होगी, और दृष्टांत वर्णन उपकरण या पोर्टफोलियो इन दो ऑप्शन में से एक होगा। तो इसमें 85 का पोर्टफोलियो नहीं होगा, ये सिर्फ मतलब EVS के बारे में बात कर रहा है, डायरी कलम रखता है प्रतिदिन के अर्थपूर्ण की। तो दृष्टांत वर्णन उपकरण है इसका प्रयोग ये कर रहा है। तो 85 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट इन EVS। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा EVS के आकलन का सूचक हो सकता है। EVS के आकलन का सूचक पूछा गया है कि कौन सा हो सकता है। तो अवलोकन, सहयोग, याद स्मृति नो, प्रत्यायन भी नहीं होगा। इसके A और B अवलोकन और सहयोग है, तो इसका जो है 86 का फर्स्ट ऑप्शन A और B सही हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, अवलोकन और सहयोग होता है, मतलब अवलोकन करना और किसी सहयोग के द्वारा सीखना, इसमें सूचक आते हैं। तो A और B सही हो जाएगा। हमें हमेशा पेडागोजी सॉल्व करते समय हमेशा एवोइडेंस होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, यानी बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, उसी से हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। द रियल चैलेंज फॉर एन EVS टीचर इन हिज क्लासरूम इज। इसमें कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती हैं। विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को कार्य पत्रक करना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना या गृह कार्य देना। तो क्या होगा, सूचना देना ये गलत है, पत्रक देना नहीं। जो ऑप्शन सबसे बेहतर होता है, गृह कार्य भी नहीं, जिसमें जो ऑप्शन सबसे बेहतर होता है और उसमें बच्चा एक्टिव हो, तो ऐसे ऑप्शन पर ही हम टिक करते हैं। तो विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, इसमें विद्यार्थी एक्टिव है, बालक एक्टिव है, तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन 87 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज द इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ लर्निंग ऑफ EVS। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। कविताएं और कहानियाँ, पर्यावरण की शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, कारपत्रक या दृश्य नहीं। सबसे जो सीखने की प्रभावशाली जो संसाधन है वो होगा कविताएं और कहानियाँ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच वन कैन बी द इम्पोर्टेंट रिसोर्स अदर देन EVS
टेक्स्ट बुक ऑप्शंस। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। तो इसमें कौन सा संसाधन होता है? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला या संसार का मानचित्र। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि बच्चा ग्रुप से सीखता है ये बताया गया है, तो अपने समाज के द्वारा सीखता है, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो समुदाय के सदस्य होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा समुदाय से सीखता है, समाज से सीखता है, ग्रुप में सीखता है और बच्चे जो भी चीज़ें हों वो बच्चा उसमें एक्टिव हो, तो ऐसे ऑप्शन हमें चूज करने चाहिए, तो हमेशा सही होते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी इंजॉयड बाई स्टूडेंट इन ईवीएस क्लास। कि निम्न में से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस आकलन के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा या पेपर पेंसिल द्वारा, मौखिक प्रश्न या पेपर पेंसिल की प्रतिपुष्टि द्वारा। तो इसके जो पेपर पेंसिल नहीं होगा, पेपर पेंसिल बिल्कुल अवॉइड किया जाता है इसमें, मौखिक प्रश्न नहीं, जो पोर्टफोलियो द्वारा जो आकलन किया जाता है वो हो जाएगा। 90 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमने आज 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा, और स्कोर कमेंट में बताएं, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। और जो विटामिन के बारे में जो हमने बोला था उसकी वीडियो हम बनाएंगे, 1-2 दिन में वीडियो उसकी बनाते हैं विटामिन की। आज हम ये ईवीएस का हमने करवाया है, तो कल हम कोशिश करते हैं कि सीडीपी का भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। और ये PYQs जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़िए नहीं। PYQs आपको मिलते हैं, आप उनको सॉल्व करिए, आप लोगों को इनसे ज़रूर हेल्प मिलेगी। और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।